So hello everybody, Namaskar. My name is Vikas Kumar. So let's continue with our reading comprehension वाला series जहाँ पे we were discussing the questions of reading comprehension according to UPSC official answer की. So आज हम लोग 2021 के पेपर को देखते हैं, है ना. वहाँ पे जो भी reading comprehensions के questions पूछे हैं उसको हम लोग UPSC के official answer के की के अकॉर्डिंग हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. ठीक है, चलो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एक पैसेज है एंड एक क्वेश्चन है. यहाँ कह रहा है कि मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस. ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कि क्या पैसेज में कह रहा है. रिसर्चर सिमुलेटेड स्ट्रीट लाइटनिंग ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स कंटेनिंग PFIs sap sucking insects at night. ठीक है, these were exposed to two different types of light, a white light similar to newer commercial LED lights and a amber light similar to sodium street light. The low intensity amber light was shown to inhibit rather than induce the flowering in wild plant of the pea family, which is a source of food for the pea aphid in grassland. The number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to limited amount of food available. तो सिंपल सा बात है, क्या है कि एक रिसर्चर है वो सिमुलेट करता है स्ट्रीट लाइटनिंग को. कहाँ पे? एक आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट पे जिसमें कुछ PFIs जो कि सैप सकिंग इंसेक्ट्स है. एंड ये सिमुलेट कब किया गया है स्ट्रीट लाइट को? नाइट के समय में. दो तरीके के अलग अलग लाइट्स को इसमें यूज़ किया गया. एक तो पहला वाइट लाइट है जो सिमिलर टू हमारा न्यू कमर्शियल LED लाइट्स के जैसा है, एंड दूसरा कुछ एक एम्बर लाइट है जो कि सोडियम स्ट्रीट लाइट के जैसा है. अब कह रहा है यहाँ पे कि जो अगर लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट, दिस वन कहाँ गया, ये वाला है ना, जो सोडियम स्ट्रीट लाइट के सिमिलर होता है, अगर लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट कोई जब यूज़ किया गया तो वो इनहिबिट कर रहा है, मतलब रोक रहा है. किसको? फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है रादर देन इंड्यूस. फ्लावरिंग मतलब बढ़ाने की जगह पे वो फ्लावरिंग वाइल्ड प्लांट में रोक रहा है. ठीक है, इन द वाइल्ड प्लांट ऑफ पी फैमिली. ठीक है, एंड यही अगर फ्लावरिंग रोक रहा है तो फिर क्या हो रहा है, फूड जो ये सैप सकिंग इंसेक्ट्स है उनके लिए जो फूड था, ठीक है, ये फूड का कमी हो जाएगा क्योंकि फ्लावरिंग नहीं हो रहा है. एंड फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या, लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट को यूज़ किया गया है. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अगर सोर्स का कमी है, सोर्स ऑफ फूड का कमी है, तो ये एफाइट्स, ये जो सैप सकिंग इंसेक्ट्स हैं, इनका सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनका मतलब क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस होगा, तो सप्रेस कर जाएंगे अंडर लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. सिंपल सा बात है कि पूछ रहा है कि which of the following statement best reflect the most critical inference that can be made from the passage. आप ये पैसेज में से आप मतलब कौन सा क्रिटिकल इन्फरेंस आप निकाल रहे हो ये सारे फॉलोइंग जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनसे. So the first one is low intensity light has more adverse effect on the plants as compared to high intensity light. तो एक बात तो ये है कि लो इंटेंसिटी लाइट का मोर एडवर्स इफेक्ट होता है. एक सेंस में ये सही लग रहा है, लेकिन आप बताओ लो इंटेंसिटी लाइट को इसमें यूज़ किया गया, लेकिन आप कैसे बता सकते हो कि उसका ज़्यादा इफेक्ट था एज़ कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट? हाई इंटेंसिटी लाइट का तो मतलब कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया. ये बोला गया कि लो इंटेंसिटी लाइट है उससे इनहिबिट हो रहा है, तो इसको हम लोग काटते हैं. लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम. देखते हैं. वाइट लाइट इज़ बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट एज कम्पेयर टू लाइट ऑफ अदर कलर. कहाँ लिखा हुआ है? ठीक, कहीं तो लिखा हुआ था नहीं, स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं था. प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू. कहाँ, मतलब कैसे आप बताओगे ये बात? ठीक है, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एनिमल से क्या लेना देना, ये आप कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि पैसेज के हिसाब से ये सारा कुछ नहीं हो सकता है. फिर हमारे पास बचता एक है कि लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम. एक तरीका है. तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप पैसेज को पढ़ लो, जो भी हल्का फुल्का, मेरा कहने का मतलब है कि 30% तो पैसेज समझ में आएगा, 40% तो पैसेज समझ में आएगा, उतना भी अगर समझ में आ रहा है तो उसके बेसिस पे आप इन्फर करो कि पैसेज क्या बताना चाह रहा है. जैसे यहाँ इस स्टेटमेंट को काटना था तो कैसे काटा हमने इस तरीके से काटा कि लो इंटेंसिटी लाइट का बात हुआ है. यहाँ देखो, लो इंटेंसिटी कहाँ गया? हाँ, लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट को यूज़ किया गया तो उससे इनहिबिट हो रहा था फ्लावरिंग. ठीक है, अब एक बात बताओ, हाई इंटेंसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं. ये तो हम खुद से कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो कि गलत होगा क्योंकि आंसर देना है फ्रॉम द पैसेज, राइट.
अच्छा ये वाले स्टेटमेंट को अभी छोड़ो, व्हाइट लाइट इज बेटर कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पैसेज में लिखा हुआ है? नहीं, तो फिर क्यों कंक्लूजन निकालेंगे? क्योंकि दूसरा खराब है, ठीक, तो उससे ये थोड़ी हो गया कि व्हाइट लाइट अच्छा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये भी नहीं होगा। प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, मान के चलते ठीक है, प्रॉपर इंटेंसिटी अगर होगा तो शायद प्लांट के लिए वो अच्छा हो सकता है, एक बात समझो, ठीक है, मानते हैं एक सेंस में। लेकिन एनिमल्स का जिक्र कहाँ है कि एनिमल के लिए वो प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अच्छा नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है ये बात? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आप कट करके भी आप आंसर पे पहुंच सकते हो। आप कौन कौन सा ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, आप वो सब देखो, उसके हिसाब से फिर आप आंसर पे पहुंच सकते हो। सो हमारा आंसर है लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन ठीक है, समझ लो क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से काटना है। एंड ये हमारा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब आता है पैसेज 2। इसमें कितने क्वेश्चन है? हाँ, इसमें भी एक क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन कुछ तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कुछ अजम्पशन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि अजम्पशन क्या, ऑथर लिखने के पहले कुछ तो अज्यूम किया है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं पैसेज क्या बोल रहा है। Approximately 80% of all flowering plant species are pollinated by animals including birds and mammals, but the main pollinators are insect। ठीक है, क्या बोल रहा है? 80% पॉलिनेट हो रहे हैं किसके द्वारा? एनिमल्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, मैमल्स के द्वारा, लेकिन मेन पॉलिनेटर इंसेक्ट्स है। पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विद वैरायटी ऑफ फूड एज वेल एज मेनी प्लांट डेराइव्ड मेडिसिन। ये भी सही है। At least 1/3 of the world's agricultural crop depend upon pollination। तो 1/3 agricultural crop ये भी pollination पे depend कर रहा है, ये भी बात सही है। Bees are the most important taxa when it comes to pollination and they are crucial to more than 400 crops। ये भी ठीक है। Pollination is an essential service that is the result of intricate relationship between plants and animal, and the reduction or the loss of either affects the survival of both। Pollination is essential service that is the result of intricate relation between plants and animal, and अगर किसी में भी कमी होगा तो वो दोनों के सर्वाइवल पे असर डालेगा। Effective pollination require resource such as refuse of pristine natural vegetation। ठीक है, अब कह रहा है कि ये लिखने के पहले on the basis of the above given मतलब जो भी पैसेज दिया हुआ है, the following assumption have been made। अब इसमें से कौन कौन सा assumption लिया गया है देखते हैं। देखो, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल। आपको कहीं भी पढ़ के ऐसा लगा कि कुछ ऐसा एज्यूम किया गया है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन अगर करना है फूड ग्रेन्स का तो वो इम्पॉसिबल होगा विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स? कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, या आपको कहीं ऐसा पढ़ के कुछ लगा? नहीं ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? पूरे पैराग्राफ में इस तरीके का बात कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो इफेक्ट डालेगा एंड कंप्लीटली वो इम्पॉसिबल है विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी थोड़ी देर के लिए काट रहे हैं। ठीक है, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। कहाँ, मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे मतलब ये बात हमको समझ में आ रहा है? ठीक, तो अभी हम लोग मतलब इसको तो सीधा सीधी काट सकते हैं। कहीं भी इस तरीके के हम लोग जो भी पैराग्राफ पढ़े उस पैराग्राफ में आपको कहीं भी लग रहा है कि हम ये चीज़ अज्यूम करके वो पैराग्राफ लिखे हैं? ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा होता तो मोनोकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कुछ भी तो उसमें आता ना बात। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसके बाद बचता है हमारा पॉलिनेटर बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरिया डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, अभी अभी बताते हैं कहाँ पे ये स्टेटमेंट था। डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, ये तो पक्का सही है। अब कहाँ देखते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज सच एज रिफ्यूज ऑफ प्रिस्टाइन नेचुरल वेजिटेशन। एक बात तो ये हो गया। एंड दूसरा, पॉलिनेटर बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरिया डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कोई भी कल्टिवेटेड एरिया जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का कमी है वहाँ पे पॉलिनेटर्स का आपको कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कार्स होगा। अब एक बात सोचो कि जब मेरा स्टेटमेंट 1 गलत है तो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ये और ये तो पक्का नहीं होगा। 2 स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होगा। फिर हमारा बचता है 3 and 4। सो हमारा आंसर हो गया ये 3 and 4, दैट इज डी, एंड दिस इज द ऑफिशियल आंसर गिवन बाय यूपीएससी। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, आप पैसेज पढ़ लो, जितना आपको समझ में आता है सो ठीक है। इसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि जो जो नहीं होगा पहले तो आप उसको कट करो। ठीक है, उसको क्रॉस करो मतलब बहुत अच्छे तरीके से, एंड फिर ऑप्शन पे जाओ।
ठीक। एंड जो आपको देखने को मिल रहा है जैसे ये ऑप्शन था, अब देखो कि ये ऑप्शन पैसेज में कहीं इसका जिक्र है क्या, इस तरीके के स्टेटमेंट का, ये ऑप्शन कहीं उसका जिक्र है क्या? अगर है ऐसा तो फिर ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो फॉर 2 द आंसर इज डी। अब आता है पैसेज 3। इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है एंड बोल रहा है क्रक्स, मतलब एक मेन आइडिया क्या है पैसेज का, कुछ तो ये आपको बताना है, ठीक है। पैसेज पढ़ते हैं। अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज over the Kaveri basin of Tamil Nadu using rational climate model shows an increasing trend for maximum and minimum temperature and a decrease in a number of rainy days। तो देखो क्या कह रहा है कि एक स्टडी कंडक्ट किया गया ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर कावेरी बेसिन ऑफ तमिलनाडु। अब ये स्टडी किस चीज़ से किया गया? तो यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स। अब ये स्टडी क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेनी डेज। ये कुछ तो ऑब्जर्वेशन है। These climatic shifts will have impact on hydrological cycles in the region, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इसका इम्पैक्ट होगा, ये जो चेंजेस हुआ है। लीड टू मोर रन ऑफ एंड लेस डिस्चार्ज, लेस रिचार्ज, रन ऑफ ज़्यादा होगा, रिचार्ज कम होगा। अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स ऑब्वियसली। Further, there has been an increase in the frequency of drought in the state. This has driven farmer to increase dependency on the groundwater resources to secure their crops. अच्छा, अब एक बात तो ये पैराग्राफ पढ़ के ये मतलब पता चल रहा है ना कि ये पैराग्राफ कुछ वाटर क्राइसिस से के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग दिमाग में सिर्फ रखेंगे, ठीक है। कुछ तो वाटर क्राइसिस का बात हो रहा है। अब कौन सा इसमें से ऑप्शन है? तो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये कहाँ से मतलब आप डिसाइड कर पा रहे हो, ठीक है। Heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dry land cropping system। ये भी नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। Climate change increases the criticality of water resources while simultaneously threatening it। एक सेंस में अभी लग रहा है climate change causes the farmer to adopt unsustainable livelihood and risk cropping strategies। देखो सिंपल सा बात है, जब क्रक्स बोल रहा है तो आपको सिर्फ एक पार्ट या एक पैराग्राफ मतलब एक पार्ट या कोई एक लाइन पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको पूरी मतलब पैसेज पे फोकस करना है, ठीक है। पहला बात तो समझ में आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगर रीजनल क्लाइमेट मॉडल को डेवलप अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट हो तो हमको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हेल्प करने में, चूज़ करने में मदद करता है। कैसे भाई? यहाँ तो मतलब ये ऑप्शन तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करने लगा ना कि एग्रीकल्चर कैसे ठीक हो सकता है। ये आपको वाटर क्राइसिस के बारे में कहाँ बात कर रहा है ना। और क्लाइमेट मॉडल तो सिर्फ एक मतलब पहलू था ना, एक पहला स्टेटमेंट कहीं तो लिखा हुआ था, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। Heavy dependence on groundwater can be reduced by adopting dry land cropping system। कहीं आपने पढ़ा ये वर्ड, जब आपने ये dry land cropping system कहीं कुछ तो आपने ऐसा पढ़ा नहीं, ठीक है। पढ़ा कहीं हमने? नहीं, एकदम नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना। क्लाइमेट चेंज के कारण क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है, साइमल्टेनियसली उसको थ्रेटन भी कर रहा है, वाटर रिसोर्स को थ्रेटन भी कर रहा है। हाँ, ओवरऑल देखें तो यही बात है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कॉजेज द फार्मर टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की क्रॉपिंग स्ट्रैटेजीज। कहाँ लिखा हुआ है ये बात, आप बताओ, ठीक। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पूरे पैराग्राफ में इसका जिक्र है? एकदम नहीं। ये भी आपको सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करने लगा। जब मेरा पूरा पैसेज ही इज अबाउट वाटर क्राइसिस तो फिर मेरा ऑप्शन मतलब क्यों हम लोग क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर ये सब पे जा रहे हैं, ठीक है। हमारा आंसर होगा आंसर सी, दैट इज क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स व्हाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट, ठीक है बात। और आपको ऐसे भी समझना है तो आप ऐसे समझो, देखो यहाँ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पढ़ रहा था, है ना। तो मतलब ये कुछ तो पैराग्राफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब आप एक बात देखो, दिस हैज़ ड्रिवन द फार्मर टू इंक्रीज देयर डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू सिक्योर द क्रॉप्स। ये तो बस एक लाइन कहीं तो जिक्र है ना। एंड ये सारा अगर हम आपसे बात करें तो ए हो गया या बी हो गया या डी हो गया, ये तो प्रॉपर मतलब एग्रीकल्चर, ये तो प्रॉपर क्रॉपिंग सिस्टम, इसी पे बात कर रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है? एंड ऑप्शन सी ही एकमात्र ऐसा है जो मतलब क्लाइमेट चेंज पे या पूरे ओवरऑल पैसेज को एड्रेस कर रहा है। देखो आंसर हमारा सी है एंड दिस इज द आंसर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी।
ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। अब आप एक बात समझो, अगर मान लो ऐसा आपको डाउट भी हो रहा है ना कि ऐसा क्यों होगा, मतलब कैसे हो सकता है ये, तो भी एक बात तो ये है कि अगर यूपीएससी आंसर ये दे रहा है तो जस्ट ट्राई टू डेवलप द माइंडसेट अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी आंसर की, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, ठीक है, कि ये आंसर क्यों हो रहा है। अब ऑब्वियसली अब आंसर तो यही है ना। तो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जाए, वो इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि यही एकमात्र मतलब आंसर है जो कि पूरे पैसेज को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पूरा पैसेज कहीं भी एग्रीकल्चर पे बात नहीं कर रहा था, जबकि ये तीनों ऑप्शन जो है ना इज टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक। एंड यही जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मतलब पूरे पैसेज को एड्रेस कर रहा है। तो आप ऐसे भी बात को समझो, ठीक है। एंड यूपीएससी का ये आंसर है, तो हमें अपना माइंडसेट तो इसी के हिसाब से डेवलप करना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोचिंग के आंसर से जाते ना तो बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अलग अलग आंसर दिया था और एंड उनका अपना कुछ तो लॉजिक था, ठीक। लेकिन हमको यूपीएससी के हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करना है, एंड सो ये आंसर है, इसके हिसाब से आप सोचो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैसेज, पैसेज 4। Researchers were able to use stem cells to gauge the neurotoxic effects of environmental pollutant bisphenol A, that is BPA. They used a combination of biochemical and cell-based assays to examine the gene expression of profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA, a compound known to cause heart disease, diabetes and developmental abnormalities in human, ठीक है। They were able to detect and measure BPA toxicity towards the proper specification of primary germ layers such as endoderm and ectoderm and the establishment of neural progenitor cell, ठीक। अब on the basis of the above passage following assumption have been made, 1 2 3 कौन सा इसमें होगा। तो BPA may alter embryonic development in vivo, ठीक है, देखते हैं, पता नहीं। Biochemical and cell-based assays are useful in finding out treatments for pollution-induced diseases। इस तरीके का कुछ तो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ था, इसको चेक करते हैं। बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज ना, ठीक है। सो हाँ, बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज क्या कह रहा है कि they used a combination of biochemical and cell-based assays to examine the gene expression profile during the differentiation of ये upon treatment with BPA, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो यूज हो रहा है बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस का, इसको तो यूज किया जा रहा है जीन एक्सप्रेशन के लिए। यही यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि दे आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज? कहीं भी ऐसा देखने को मिला नहीं। दे आर मतलब यूजफुल इन एग्जामिनिंग द जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रॉयनिक सेल्स, ठीक है, ये बात लिख रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता है, 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा एंड ये 2 नहीं होगा, एंड फिर उस हिसाब से हम लोग सिर्फ बचे सी, दैट इज 1 and 3, ठीक। अब देखो 1 and 3 एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं हो पाएगा क्या। सो 3 वाला बोल रहा है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल कुड सर्व एज अ मॉडल टू इवेलुएट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ही है कि रिसर्चर वर एबल टू यूज स्टेम सेल्स टू गॉज मैंने टू मेजर द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, ठीक। तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, ये तो ऑप्शन मेरा मतलब 3 तो पक्का होगा, ठीक है, और हमको यहाँ से तो पता ही है 1 3 होगा, हम लोग बस मिला रहे हैं। 1 कहाँ पे, तो बीपीए में अल्टर द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन वीवो। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये बीपीए के कारण आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज आ रहा है ह्यूमन में। तो ये तो स्टेटमेंट सही होगा ना। इन विवो मतलब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में ही, ठीक है, ये एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को अल्टर करने का क्षमता है ये बीपीए में, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो सिंपल सा, अगर हम लोग एक सेकेंड सिंपल सा देखें तो एक बार ये पैराग्राफ समझने का प्रयास करो कि आंसर वो क्यों हो रहा है। क्या कह रहा है, रिसर्चर यूज करता है, रिसर्चर वर एबल टू यूज स्टेम सेल्स, क्यों, क्योंकि रिसर्चर को मेजर करना था, क्या मेजर करना था, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट
बीपीए। तो कुछ बीपीए है, ये बीपीए क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है, उसका न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है उसको मेजर करने के लिए रिसर्चर वर एबल टू यूज द स्टेम सेल। अब रिसर्चर ने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस को यूज किया टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स अपॉन ट्रीटमेंट विथ बीपीए। तो माउस का जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स है उसको जब ट्रीट किया गया, मतलब उसको जो भी है मान के चलो उसमें बीपीए पोल्यूटेंट के साथ उसको एक्सपोज किया गया जब होगा, तब जो भी जीन एक्सप्रेशन देखने को मिला, इसको कौन पढ़ रहा है, रिसर्चर पढ़ा, ठीक है। एंड ये बीपीए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज है ना। एंड देखो दे वेर एबल टू डिटेक्ट, जो रिसर्चर थे दे वर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर द बीपीए टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स सच एज इंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूरल प्रोजेनेटर सेल। तो उस हिसाब से देखो क्या ये अल्टर कर रहा है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, तो हाँ ऑब्वियसली कर रहा है, तो इसका मतलब 1 वाला तो होगा, तो ये 2 तो पक्का नहीं होगा, ठीक। दूसरा बात देखो, biochemical and cell based assays are useful in finding out treatment for the pollution induced disease। नहीं, ट्रीटमेंट में मददगार नहीं है, ये मददगार है सिर्फ देखो ये टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन, उसको एग्जामिन करने में मददगार है, ठीक है। अब इससे जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम में, उसके ट्रीटमेंट में, वो डिजीज में मददगार नहीं है, तो उस हिसाब से मेरा बी नहीं होगा, 2 नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा तो ऑब्वियसली 2 वाला सारा ऑप्शन कटेगा, मेरा बचेगा सिर्फ 1 और 3। अब इसमें 3 आता है, तो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल कुड सर्व एज अ मॉडल टू इवेल्युएट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये तो पढ़ ही चुके हम लोग कि हाँ ये चीज मददगार है, तो 1 और 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नाउ पैसेज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है एंड इसमें छोटा सा एक पैसेज है एंड यहाँ भी अजम्पशन पूछ रहा है, ठीक है। Fig trees are considered sacred in India, East Asia and Africa and are common in agriculture and urban landscape where other large trees are absent। ये ठीक है, तो फिग ट्रीज कंसिडर किया जाता है सैक्रेड, रेस्पेक्टेड, पूजनीय इन इंडिया, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप जहाँ अदर लार्ज ट्रीज एब्सेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्री प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ व्हेन अदर रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड सपोर्ट अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ frugivores, मतलब fruit eating animals. If frugivore birds and bats continue to visit fig tree located in the site with high human disturbance, sacred fig tree may promote frugivore abundance. Under favorable microclimate, plenty of seedlings of other tree species would grow around fig trees. अब on the basis of the following, on the basis of the passage given above, following assumption have been made. कौन सा assumption? तो फिग ट्रीज कैन ऑफन बी अ कीस्टोन स्पीसीज इन द नेचुरल फॉरेस्ट। ये तो ऑब्वियसली जब इतना सारा कुछ मतलब एक मतलब स्पीसीज या एक पेड़ के इर्द गिर्द आपको इतना सारा कुछ बेनिफिट्स दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, सही है। फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर ट्रीज, अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो। कहाँ लिखा हुआ है पूरे पैराग्राफ में, ये बात कहीं लिखा हुआ है कि फिग ट्री वहाँ ग्रो करेगा जहाँ अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो? ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो ऑब्वियसली अगर 2 गलत है तो 2 गलत, ठीक है। एंड 1 तो मेरा सही है, उस हिसाब से डी जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सैक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ऑब्वियसली सैक्रेड है तो क्या, लोग मतलब उस पेड़ का पूजा कर रहे हैं, इट डजंट मीन ना कि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में उसका रोल नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब सही है। तो 1 और 3 एंड फिर 4 क्या है, फिग ट्री कैन हैव अ रोल इन सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पीसीज। हाँ भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेट प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स ऑफ अदर ट्री वुड ग्रो अराउंड फिग ट्रीज। तो ऐसा वो ऑब्वियसली मान रहा है, तभी तो बोल रहा है। ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना था, सिंपल सा बात है, आप पकड़ते एक स्टेटमेंट जहाँ से आप काट सकते थे, तो ये स्टेटमेंट आपका कटेगा, ऑब्वियसली कटेगा, है ना। स्टेटमेंट नंबर 2 कि फिग ट्री कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो, ये तो गलत है, ठीक है। अब आता है पैसेज 2, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन है एंड यहाँ पे ठीक है, देखते हैं क्या है। एट द हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी is the idea that agro-ecosystem should mimic the biodiversity level and functioning of natural ecosystem. At the heart of agroecology is the idea that agroecosystem
करना चाहिए, एग्रो सिस्टम को कॉपी करना चाहिए द बायोडाइवर्सिटी लेवल एंड फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. Such agricultural mimics, like their natural models, can be productive, pest resistant, and nutrient conserving, resilient to shocks and stress. In ecosystems, there is no waste nutrient are recycled indefinitely. In ecosystem, there is no waste nutrient are recycled indefinitely. Agroecology aims at closing nutrient loops, that is returning all the nutrient that come out of soil back to the soil, such as through application of farmyard manure. ठीक है, farmyard manure के थ्रू वो क्लोजिंग न्यूट्रिएंट लूप को कंसिडर करवाना चाह रहे हैं. इट ऑल्सो हार्नेसेस नेचुरल प्रोसेसेस टू कंट्रोल पेस्ट एंड बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज थ्रू इंटरक्रॉपिंग. इट ऑल्सो हार्नेसेस नेचुरल प्रोसेस टू कंट्रोल पेस्ट एंड बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी इंटरक्रॉपिंग के थ्रू. सो एग्रो ecological practices include integrating trees with livestock and crops. अब सीधा सा बात है, consider the following, ये कुछ 6 लिखा हुआ, which of the above farming practices can be compatible with agroecology as implied by the passage. ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो कवर क्रॉप्स, ठीक है समझते हैं. फर्टिगेशन, अच्छा फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट साथ में आ रहा है. ठीक है, कहीं भी पूरे पैराग्राफ में फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन का बात हुआ है, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन इरिगेशन एक साथ कर रहे हैं. जैसे इरिगेशन में पानी में ही मान लो फर्टिलाइजर डाल दिया एंड फिर वो सप्लाई किया जा रहा है क्रॉप्स में, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है एकदम नहीं. तो टू होगा क्या, तो जहाँ जहाँ टू है वो तो नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा. दूसरा हाइड्रोफोनिक्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, या फिर आप वर्टिकल फार्मिंग वाला कुछ कॉन्सेप्ट था. वर्टिकल फार्मिंग आप ऐसे ग्रो करते हो चीज़ों को, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे ग्राउंड पे नहीं ग्रो करके आप वर्टिकली ग्रो करते हो. कहीं इस पे बात हुआ है, एग्रो सिस्टम जो एग्रो इकोलॉजी का बात हो रहा है, तो इसमें क्या क्या आपको बोल रहा था, इसमें आपको ये बोल रहा था कि जैसे आप मिक्स फार्मिंग का बात हो रहा था, इसमें पॉलीकल्चर आप एक के साथ आप दूसरा कुछ भी इंटरक्रॉपिंग एंड ये सारा कुछ का बात हो रहा था. यहाँ ये भी बात हो रहा था कि कैसे लाइफ स्टॉक को क्रॉप के साथ इंटीग्रेट किया गया है ना, कि एक तरफ लोग क्रॉप भी ग्रो करे, एक तरफ गाय मतलब भैंस ये सब भी पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं. ठीक है, तो ये सब बात हुआ है ना, तो ऑब्वियसली 6 वाला भी नहीं होगा. अगर 6 नहीं होगा तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो फिर बचता क्या है हमारे पास 1, 4 एंड 5. आप जब इस तरीके का देखो, जब बड़ा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है, आप पहला अब जैसे ये कवर क्रॉप्स बहुत दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, शायद ये बात कर रहा है कि इसमें बहुत सारे क्रॉप्स को कवर कर रहा होगा. ठीक है, तो हो सकता है होगा, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर. लेकिन फर्टिगेशन के बारे में तो 100% श्योर है. एक तरीका है, क्या तरीका है बताते हैं. तरीका ये है कि जब बड़ा क्वेश्चन है तो डरो मत, हो सकता है वो बहुत आसान हो. जैसे इसी में ये फर्टिगेशन ही हमारा पूरा काम कर दिया है ना, फर्टिगेशन से ही काम चला गया, दूसरा काम हो गया. दूसरा वर्टिकल फार्मिंग, कहीं जिक्र नहीं है वर्टिकल फार्मिंग का, तो इससे भी काम हो गया. तो 2 एंड 6 जहाँ जहाँ था वहाँ हमने काटा, जैसे 2 इसमें था, 6 इसमें था, तो ऑब्वियसली सिर्फ बचा ये. ठीक है, चलेगा ना. पैसेज 3 और इसमें क्रिटिकल इन्फरेंस पूछ रहा है. ठीक है, देखते हैं. Computers increasingly deal not just with abstract data like credit card details and databases, but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies. A modern car is a computer on wheels, an aeroplane is a computer on wings. The arrival of Internet of Things will see computers baked into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts. Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemaker. ठीक है, अब क्रिटिकल इन्फरेंस क्या है कि कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ. एक बात तो ये जो ठीक लग रहा है एक सेंस में. ठीक है, दूसरा, कंपनीज प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली. ये तो सिर्फ लास्ट लाइन पे बात हो रहा है ना, ये तो सिर्फ लास्ट लाइन पे बात हुआ साइबर सिक्योरिटी के बारे में. बाकी तो आपको बाकी पूरा किस चीज़ का बात कर रहा है आप बताओ. ठीक, उसके बाद स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, कहीं से मतलब कुछ भी जोड़ना है. ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा. ठीक है, द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट आवर लाइफ्स इन फ्यूचर. कहाँ से, ये तो अभी का ही बात कर रहा है ना, अभी ही बहुत सारा कुछ मतलब बोल रहा है कि प्रॉब्लम है. तो ओवरऑल अगर देखें तो यही बताना चाह रहा है कि कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ.
भले ही वो पुराने ज़माने का कंप्यूटर वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह कंप्यूटर हो, चाहे जो भी हो, मतलब आज के समय में जहाँ भी मतलब एआई से लेके जो भी कुछ यूज़ हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब मतलब चीज़ जो है सबको मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड कि उसको उसका रिमोट कंट्रोल लेके उसको हैक वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, बस यही बात बताना चाह रहा था। अब इसमें भी बहुत सारा लोग को मतलब कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन बात ये समझो कि जो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप पहले उसको कट करना तो मतलब समझो, ये तो ऑब्वियसली दिया हुआ ही था ना कि कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, लेकिन ये बात कहाँ लिख रहा है कि कंप्यूटर्स कंपनीज प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली, ये बात कहीं लिखा हुआ है क्या? एकदम नहीं। तो जो नहीं लिखा हुआ है उसको कट करो, जो बचता है अगर वो मेरा ओवरऑल मतलब पैराग्राफ का एसेंस दे रहा है तो फिर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, पैसेज नंबर 4। ठीक है, इसमें भी कुछ अजम्पशन को लेके बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट riddled with poverty, iniquities, unhygienic and insanitary condition generate the risk of infectious disease. ठीक है, hygiene has different levels: personal, domestic and community hygiene. There is no doubt that personal cleanliness brings down the rate of infectious disease, but the entry of market into this domain has created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the onslaught of advertisement. Experience in the Western Europe shows that along with personal hygiene, general improvements in environmental conditions and components like clean water, sanitation and food security have brought down infant and child death infection rates considerably. ठीक है. The obsession with hand hygiene also brings in persisting influence of the market on personal health, overriding or marginalizing the negative impact on ecology and emergence of resistant germs. ठीक है, तो on the basis of the following, on the basis of the above passage, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो people who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene. ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन से स्टेटमेंट में ऐसा आपको लगा कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो पीपल हैं जो पर्सनल हाइजीन को प्रेफरेंस दे रहे हैं या ऑब्सेस्ड है पर्सनल हाइजीन से, वो लोग कम्युनिटी हाइजीन पे मतलब को इग्नोर करते हैं? कहीं आपको दिखा? 100% गलत। तो मेरा उस हिसाब से 1 जाएगा, एंड ये क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में 1-1 है, एंड ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, देखो, emergence of multi drug resistant germs can be prevented by personal cleanliness, ये तो मतलब उल्टा बात कुछ कह रहा है ना। ठीक है, the obsession with hand hygiene also brings in persisting influence of the market on personal health, overriding marginalizing the negative impact on ecology and emergence of resistance germ. तो ये तो कुछ उल्टा ही बात हो रहा है, और यहाँ बोल रहा है कि emergence of multi drug resistant germ can be prevented by personal hygiene। ये तो होगा नहीं ना, ये आपको सुनने में या अपने हिसाब से मतलब देखने में ठीक लगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज ये नहीं होगा। ठीक है, तो टू कहाँ है? चलो कटा हुआ है। एंट्री ऑफ मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, 3 थोड़ा सा लग सकता है ऐसा कि हाँ शायद सही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लिख रहा है बट द एंट्री ऑफ मार्केट इनटू दिस डोमेन हैज created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by onslaught of advertisement. ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब लोग जब मार्केट का एंट्री होता है ये हाइजीन वाले मतलब सेक्टर में, तो यहाँ पे हमको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है। बट यहाँ पे ये भी तो नहीं ना है कि ये एंट्री ऑफ मार्केट इन द डोमेन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हमको मतलब लग रहा है कि हाँ हम लोग साफ है, लेकिन ये कहीं भी ये तो आप अज्यूम नहीं कर सकते हो ना कि मार्केट अगर एंटर कर रहा है हाइजीन वाले सेक्टर में, डोमेन में, तो वहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज का रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, अब इसको रोकते हैं। साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हाँ ये सही है, इट इज़ a community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against infectious disease। यही बात तो समझाना चाह रहे हैं पूरे पैराग्राफ में। तो 4 और 5 तो ठीक है, एंड अगर मान लो ये 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो उस हिसाब से चलो 4 तो दोनों में, तो 4 तो ऑब्वियसली सही होगा। 5 में अगर हम ये दोनों में देखें भी, तो आप बताओ पूरा पैसेज तो मतलब इसी के अराउंड सराउंड कर रहा था ना, कि रिवॉल्व कर रहा था कि इट इज़ द
कम्युनिटी हाइजीन जो कि मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ तो इसी के हिसाब से, एंड सो हमारा आंसर ये है। ठीक है, एंड यही यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी यही आंसर दिया गया था। ठीक है, 4 और 5। ठीक, अब ये सब क्वेश्चन का तरीका फिर से वही हो सकता है कि जो आपको गलत लग रहा है उसको कट करो, फिर जो बच रहा है उसमें दिमाग लगाओ, अगर ठीक है तो फिर ठीक है। चलो, अब ये कुछ पैसेज है, इसमें भी कुछ क्रिटिकल मैसेज पूछ रहा है कि क्या है। पैसेज पढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया फेसेस अ चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग। इंडिया फेस कर रहा है एक चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर in energy and climate policy making. The problems are multiple: sputtering fossil fuel production capabilities, limited access to electricity and modern cooking fuel for poorest, rising fuel import in an unsustainable global energy context, continued electricity pricing and governance challenge leading to its costly deficits or surplus supply, and not least growing environmental contestation around land, water and air. But all is not bleak. Growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy discussions, inroads to enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiative, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation. तो सिर्फ प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत कुछ आपको ऑप्टिमिस्टिक या मतलब ऑप्टिमिज्म से भी देखा जा सकता है, एंड उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ खराब ही नहीं है। ठीक, अब पूछ रहे हैं इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो बेस्ट क्रिटिकल मैसेज दे रहा है। सो एनर्जी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सही लग रहा है कि एक तो कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि अच्छा बुरा आपको दोनों दिख रहा है, एंड दूसरा बात कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो पैराग्राफ से पता चल रहा है। अभी रुकते हैं। इंडिया का एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हेविली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कहीं जिक्र है इस तरीके का, तो क्यों? मतलब ये हम ये समझेंगे कि यही बेस्ट मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंडिया का एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद इट्स ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल। कहाँ से? देखो, तो इतना सारा कुछ तो काम हो रहा है, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट भी अच्छा हो सकता है, तो फिर ये बात बोलना तो गलत हो जाएगा। इंडिया का एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड। एकदम नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, अगर वैसा होता तो बहुत सारा, मतलब देखो, इनहांसिंग द एनर्जी एसेस एंड सिक्योरिटी, ये कैसे हो रहा है अगर डिमांड साइड को एड्रेस, मतलब डिमांड साइड को नहीं देखा जा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ये ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सप्लाई साइड पे सिर्फ फोकस है, ठीक है, सप्लाई साइड ओरिएंटेड है, इग्नोर, डिमांड साइड को फोकस नहीं किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। एकदम नहीं ना, तो ये तो गलत हो गया। उस हिसाब से हमारा बचता है ये। एंड अगर मतलब बेस्ट मैसेज या क्रिटिकल मैसेज देखें तो ये यही देना चाह रहा है कि इंडिया का एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड इंटरकनेक्टेड है, यही बात बताना चाह रहा है। ठीक है, देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि आप पढ़ोगे बहुत लंबा चौड़ा कुछ कुछ, ठीक है, एंड आपको कुछ अलग सा वर्ड या स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, आंसर हो सकता है वो। सबसे अच्छा तरीका है जल्दी से पैसेज पढ़ो, एंड ये पिछले 5-10 साल का जो भी हम लोग वीडियो के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, एक बार खुद से आप भी पैसेज पढ़ना, एंड यही पैसेज पढ़ना, कोई कोचिंग वगैरह पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं ज़रूरत है। एंड अब तो चूंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो यही पैसेज पढ़ो, एक बार पढ़ो, एंड फिर उसको जल्दी से समझने का प्रयास करो, एंड वो जब आदत बन जाएगा ना आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, और यूपीएससी के हिसाब से आप माइंडसेट डेवलप करो। ये सब क्यों नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है, यही आंसर है। अब ऑब्वियसली इसके इर्द गिर्द हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर में बड़ा कुछ तो लिख रहा है कि नहीं इधर कुछ प्रॉब्लम है, फिर उसके सिर्फ लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। ठीक है, तो उससे समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स तो है एंड साथ ही साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, नाउ पैसेज ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी क्रिटिकल मैसेज का बात करता है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स दैट some of the antibiotics sold in the market are fed with poultry and other livestock are fed to there are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoter। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक जो मार्केट में मतलब बेचे जा रहे हैं वो फीड किए जा रहे हैं लाइवस्टॉक्स को एज ग्रोथ प्रोमोटर, पोल्ट्री को फीड किए जा रहे हैं एज ग्रोथ प्रोमोटर। ओवर यूजिंग दिस सब्सटेंस कैन क्रिएट सुपरबग्स, पैथोजेंस
दैट आर रेजिस्टेंस टू मल्टीपल ड्रग, ठीक है, अगर ज़्यादा इसका ओवरडोज होगा तो पैथोजन बनेगा जो रेजिस्टेंट हो जाएगा मल्टीपल ड्रग्स को, एंड कुड बी पास्ड अलोंग ह्यूमन्स। क्यों? क्योंकि मतलब हम ही लोग तो मतलब गाय वगैरह है तो हम लोग दूध ले रहे हैं, मुर्गी है मुर्गा है तो हम लोग उसको खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये सारा कुछ तो हमारे पे भी पास करेगा। Mindful of that, some farming companies have stopped using the drugs to make chicken gains weight. तो चिकन के वेट को बढ़ाने के लिए कुछ फार्मिंग कंपनी ने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। Since Denmark banned the antibiotic growth promoter in 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and the animal get fewer disease, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पिग प्रोड्यूस कर रहा है एंड एनिमल जो है उसको कम बीमारी हो रहा है। Now people should अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग, ये क्रिटिकल मैसेज आपको मिल रहा है, बताओ आप खुद से। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विथ फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये बताना चाह रहा है कि आप खुद बताओ कि मतलब एंटीबायोटिक्स का बात हो रहा था ना कि एंटीबायोटिक्स किस गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, ये बात है। ये तो नहीं बोला जा रहा है कि नहीं आप एकदम मतलब क्या बोलते हैं एनिमल ओरिजिन फूड को आप रिप्लेस कर दो प्लांट ओरिजिन फूड से, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं, ये बोल रहा है क्या कि आप एकदम अवॉइड कर दो एनिमल फार्मिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट आ रहा है, नहीं। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड। अब ऑब्वियसली ये पढ़ के आपको यही लगेगा, लेकिन आप बात को समझो, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना एनिमल्स पे कैसे बैन किया जा सकता है? फिर ऑप्शन बचा क्या हमारे पास कि एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीज, एंटीबायोटिक्स को सिर्फ डिजीज ट्रीट करने के लिए, ना कि ग्रोथ मतलब प्रोमोटर के रूप में उसको यूज़ किया जाए। समझ में आ रहा बात? आंसर क्यों होगा ये डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी से पढ़ते हैं, कौन सा अजम्पशन बताना है, ठीक है। चलो, so policymakers and media have placed blame for skyrocketing food prices on a variety of factors. Policymakers and media ने blame रखा है for skyrocketing food prices बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे high fuel price, bad weather in key food producing country and the diversion of land to non-food production. Increased emphasis, however, has been placed on a surge in demand for food from the most populous emerging economies. It seems highly probable that mass consumption in these countries could be well poised to create food crisis. ये तो कुछ है। अब assumption क्या है देखो, assumption है oil producing country are one of the रीज़न फॉर हाई फूड प्राइसेस, एंड ये आपको सही लगेगा लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का बात कर रहा है, ये वन ऑफ द रीज़न है हाई फूड प्राइसेस के लिए। नहीं भाई, लेकिन आपको क्यों लगेगा ऐसा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था ना कि पॉलिसी मेकर एंड मीडिया के हिसाब से जो फूड प्राइस बढ़ रहा है उसका वन ऑफ द कारण ये भी है हाई फ्यूल प्राइसेस। अरे तो हाई फ्यूल प्राइसेस है ना कारण, ठीक है। ये कारण कैसे हो सकता है? फ्यूल का प्राइस ज़्यादा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वो वन ऑफ द मेजर रीज़न थोड़ी है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत होगा। इफ़ देयर इज़ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमी। अब देखो 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 यहाँ क्या लिख रहा है कि इट सीम्स कि हाई प्रोबेबल इट सीम्स हाई प्रोबेबल दैट मास कंजम्पशन अगर होगा ये सारे कंट्रीज़ में, मतलब इमर्जिंग कंट्रीज़ में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में, एंड वो भी कैसा? मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमी में। तो दिस विल बी वेल पॉइज्ड टू क्रिएट फूड क्राइसिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी, एक तो नियर फ्यूचर में फूड क्राइसिस वाला कॉन्सेप्ट अज्यूम करना अपने से मतलब गलत है, एंड दूसरा अगर मान लो ये बात को आप सही भी मानो तो इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमी। नहीं भाई, इमर्जिंग इकोनॉमी में भी मोस्ट पॉपुलस वाला का बात कर रहा है, ठीक। तो आप बात को समझो, यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमी सिर्फ बोल रहा है, मोस्ट पॉपुलस वाला तो बात ही नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से मेरा ये आंसर होगा नहीं। एंड ये तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इमर्जिंग इकोनॉमी लिख रहा है। नहीं, इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं, अगर मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमी लिखता तो हमको समझ में आता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर होगा, कौन सा अजम्पशन वैलिड है? तो ना ही 1 ना ही 2, दैट इज नीदर 1 नीदर 2, आंसर इज डी एंड दिस इज आंसर गिवन बाय यूपीएससी। ठीक है, यहाँ तक चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 624 देखते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। सेंट्रल मैसेज of modern development economics is the importance of income growth by which is meant growth in GDP।
ठीक है यहाँ तक। इन थ्योरी राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे इनकम ग्रो करता है कंट्री में, वेयर द लेवल ऑफ जीडीपी वाज वंस लो, households, communities and government are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make for a good life. Today GDP has assumed such a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know they mean growth in GDP. अब इसमें से कौन सा assumption मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत, ये अज्यूम किया गया है। तो राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। एकदम नहीं ना, एकदम नहीं, ये तो मतलब अज्यूम करना गलत है, तो गलत हो गया, क्योंकि कहीं भी इस तरीके का स्टेटमेंट पूरे पैसेज से नहीं पता चल रहा। जनरली ये भी गलत तो है ही, ठीक है। अब इंडिया का ही बात कर लो तो राइजिंग जीडीपी का मतलब डेवलप कंट्री थोड़ी है, तो एक तो लॉजिकली भी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, एंड हम लोग को लॉजिकली नहीं सोचना, हम लोग को पैसेज के बेसिस पे सोचना, तो पैसेज के हिसाब से भी गलत है। राइजिंग जीडीपी गारंटी अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड, गलत बात हो गया, ठीक है। सो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, सो नीदर 1 नॉर 2, दैट इज डी, ठीक है। फिर आता है पैसेज 1 एंड ये क्वेश्चन नंबर 31 है। मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन पूछ रहा है, कौन सा होगा। जल्दी से पढ़ते हैं पैसेज। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड denominations of religion, if everyone is left to be judged of his own religion, there is no such as religion, that is wrong. But if they are to be a judge of each other's religion, there is no such thing as religion, that is right. Therefore all the world is right और all the world is wrong in a matter of religion। सीधा सा बात है कि अगर रिलीजन के टर्म्स में बात करें तो लोगों को अगर अपना रिलीजन जज करना है, ठीक है, तो कुछ भी उस वक्त गलत नहीं होगा। लेकिन अगर लोगों को एक दूसरे का रिलीजन मतलब जज करना है तो उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सही होगा, ठीक है। एंड सो इस हिसाब से देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। यही बात सिंपल सा कह रहा है। अब पूछ रहा है मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन क्या है। नो मैन कैन लिव विदाउट अडहरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। कुछ भी मतलब आप समझो खुद से, कुछ भी मतलब ये बात बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, कहीं भी मतलब पैसेज कुछ भी जिक्र है, फालतू सा बात है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। नहीं, जो पैराग्राफ लिखा गया है, अब बताओ पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। जब अपना रिलीजन का बात हो रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है, जब दूसरे के रिलीजन का बात हो रहा है तो कुछ भी सही नहीं है, ठीक है, यही बात है, ठीक। रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, ये एक सेंस में सही लग रहा है, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो समझो, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। आप ये कैसे बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो अपने रिलीजन को सही बोल रहा है, दूसरे के रिलीजन को गलत बोल रहा है, पैसेज तो यही बोल रहा है, ठीक। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि वो अपने रिलीजन को समझ नहीं रहा। हो सकता है उसका रिलीजन सही ही हो एंड वो समझ रहा हो, तो ये बात अज्यूम करना तो गलत है, ठीक है, ये बात तो एकदम गलत है। फिर बचता है मेरे पास ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी के बारे में सोचो कि रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एंड आप समझो भी ये बात, यही आंसर यूपीएससी ने भी अपने ऑफिशियल आंसर की में दिया, पहला बात। दूसरा कि आप देखो जब इस तरीके का पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ तो छोटू सा है, लेकिन जब ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा, रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर यूनिटी ऑफ मैन, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन इग्नोर करते हैं जो मानव में एकता है। तो ऑब्वियसली इस पैराग्राफ से वो चीज़ लग रहा है, तभी तो वो लोग अपना ठीक मानते हैं एंड दूसरे के रिलीजन को गलत समझ रहे हैं, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन, एवरीवन इज लेफ्ट टू जज ओन रिलीजन, तो कुछ भी गलत नहीं है उनके रिलीजन में, लेकिन अगर दूसरे का रिलीजन सही जज करना है तो कुछ भी सही नहीं है। देयरफॉर ऑल द रिलीजन या तो सही है या तो सही है, ऑल द रिलीजन इज राइट या ऑल द रिलीजन इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें इन्फरेंस बताना है, ठीक है। अच्छा, इट इज सर्टेन दैट सेडिशंस, वॉर्स एंड कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ लॉज आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ सब्जेक्ट as to the bad state of a dominion, for men are not born fit for citizenship but must be made so। अच्छा, men को citizenship के लिए fit बनाना होगा। Besides, men natural passion are everywhere the same, and if wickedness more prevail and more offences are committed in one commonwealth than in another, it is certain that former has neither enough pursued the end of unity nor framed its law with sufficient forethought, and that therefore it
has failed in making quite good its right as a commonwealth. अब लॉजिकल या रैशनल इन्फरेंस खोजना है, एंड दैट टू मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस. तो सेडिशंस वॉर ब्रीच ऑफ लॉ are inevitable in every dominion. It is not the people but the sovereign who is responsible for all the problems of any dominion. ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, एंड ये आप कैसे गलत आप समझ सकते हो. फिर ये भी नहीं है कि सेडिशंस एंड वॉर ये इनएविटेबल है सारे डोमिनियन में, ये आप इन्फरेंस निकालोगे. That dominion is best which pursue the aim of unity and has the law for good citizenship. ये स्टेटमेंट सही है. जस्ट गो थ्रू द पैसेज वंस, आपको समझ में आएगा. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश अ गुड डोमिनियन. ये भी फालतू का बात हो गया. ठीक है, जब आप पूरा पैसेज पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि वो डोमिनियन बेस्ट होगा जो परस्यू करेगा एम ऑफ यूनिटी के बारे में एंड लॉज बनाएगा फॉर गुड सिटीजनशिप. देखो यहाँ पे वही बात तो बोल रहा है ना कि यहाँ लास्ट पैसेज देखो. बिसाइड्स मेन नेचुरल पैशंस आर एवरीवेयर द सेम एंड इफ विकेडनेस अगर प्रिवेल करता है एंड मोर ऑफेंस कमिट होता है एक कॉमनवेल्थ में देन इन अनदर, तो इट इज सर्टेन दैट द फॉर्मर जो कॉमनवेल्थ जो एक है मैंने कंट्री या रीजन जो बोलो हैज़ नीदर इनफ परस्यूड एंड ऑफ यूनिटी, ना ही उसने सफिशिएंट फोरथॉट के साथ लॉ को फ्रेम किया है एंड देयरफॉर इट हैज़ फेल्ड. तो क्या लॉजिकल इन्फरेंस क्या है कि डैट वो डोमिनियन बेस्ट है ना जो यूनिटी का बात करता है, एम फॉर यूनिटी एंड हैज़ लॉस फॉर गुड सिटीजनशिप. समझ में आ रहा है? टफ है बट जस्ट गो थ्रू द पैसेज वंस एंड एक बार वो आंसर जो दिया हुआ है ना, जैसे अभी तो हमें पता है ना कि यूपीएससी का आंसर ही है. अब खुद से सोचो कि ये आंसर क्यों है एंड खुद से सोचो कि बाकी आंसर क्यों नहीं है. हमको जितना हो पा रहा है हम बता रहे हैं आपसे, ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं. बट आप खुद से एक बात समझो कि जो आंसर है वो आंसर क्यों है ना. एंड इस हिसाब से तो मेरा माइंडसेट डेवलप करेगा ना, या हमारा माइंडसेट डेवलप करेगा ना यूपीएससी के आंसर के हिसाब से. नहीं तो ऑब्वियसली इतने सारे क्वेश्चन है चाहे जो भी कुछ है ना, कोई भी आंसर आपको सही नहीं देता है. ठीक है, सारा का सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत देता है. एंड जस्ट गो थ्रू माई फर्स्ट वीडियो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, उसमें 6 मिनट में हम यही बताया ना, उसमें एक कैंडिडेट एक एस्पिरेंट का मार्कशीट के साथ आपको समझाएं कि क्यों यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उसके थ्रू माइंडसेट डेवलप करना क्यों जरूरी है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इसमें भी कुछ अजम्पशन का बात कर रहा है. जल्दी से पैराग्राफ पढ़ते हैं. इनइक्वालिटी वायलेट्स द बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन. इनइक्वालिटी वायलेट करता है इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन को. इक्वालिटी इज अ रिलेशन दैट ऑब्टेन्स between person in respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is morally speaking a default principle. ठीक है, therefore persons should not be discriminated on the grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability or class. These features of human condition are morally irrelevant. These features of human condition are morally irrelevant. अच्छा हाँ, ये रेस कास्ट ये सारा कुछ जो भी कुछ है ये morally irrelevant है. The idea that one should treat person with respect not only because of some of these person possess some special feature or talent, for example skilled cricketer, gifted musician, literary giants, but because person are human being, बस इसके लिए आप उनको respect करो, सीधा सा बात, is by now a part of common sense morality. ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा assumption सही है. ठीक है, now Equality is a prerequisite for people to participate in multiple transaction of society from position of confidence. सही बात है. ठीक, occurrence of inequality, अगर confusion लग रहा है तो रुको, काटते हैं, जो स्टेटमेंट नहीं गलत लग रहा है उसको कट करते हैं, काटते हैं एंड फिर समझते हैं कि कौन सा आंसर होगा नहीं होगा. ठीक है, occurrence of inequality is detrimental to survival of democracy. कहाँ कहाँ पढ़ा आपने ये चीज़, एंड ये अज्यूम करना भी अपने में गलत है ना. इनइक्वालिटी तो है लेकिन ये डेट्रीमेंटल कहाँ है डेमोक्रेसी के सर्वाइवल में. समझ में आ रहा है, इनइक्वालिटी तो है ही, तो ये ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो 2 किस में है, 2 इसमें है, तो ये दोनों तो नहीं होगा. ठीक है, अब एक बात इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि 4 तो पक्का होगा एंड 1 हम लोग को लग रहा था होगा, लेकिन ठीक है हम लोग रुके हुए हैं. Equal standing of all citizens is an idea that cannot actually be realized even in a democracy. फालतू की बात है कि नहीं, खुद से सोच लो. हाँ,
एकदम मतलब 100% ये गलत बात है। पैराग्राफ पढ़ के भी लग रहा है, एंड ये भी पैराग्राफ तो यही बात बता रहा है ना कि इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। एंड इक्वालिटी किस तरीके से, मतलब तो इक्वालिटी मतलब आपको पर्सन को रेस्पेक्ट करना इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, जो भी है, रेस, रिलीजन, सबसे मतलब परे अलग हट के आपको रेस्पेक्ट करना है। वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, म्यूजिशियन है, कोई लिटरेरी जायंट है, ये सब को हटा के आपको सिर्फ इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लाना है, जस्ट बिकॉज जो वो आदमी है वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसका कास्ट कुछ भी हो, क्लास कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो ये आप बताओ, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट बी एक्चुअली रियलाइज्ड इवन इन अ डेमोक्रेसी। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के ये कहीं भी लगा नहीं, तो उस हिसाब से हमारा ये 3 तो गलत हो गया। फिर बचा 1 एंड 4। 4 पढ़ लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। सही बात है, ठीक। एंड ये चीज़ हमको यहाँ से समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखो कॉमन सेंस मॉरलिटी का बात कर रहा है, ठीक है, इज बाई नाउ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस मॉरलिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एंड यहाँ पे क्या लिख रहा था, आइडिया दैट वन शुड ट्रीट पर्सन विथ रिस्पेक्ट, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मतलब जो हमारा वोकैबुलरी है, पॉलिटिकल वोकैबुलरी है डे टू डे का, उसमें भी ये चीज़ आना चाहिए, इनग्रेंड होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी 1 एंड 4 आंसर होगा, ठीक है। सो आंसर 1 एंड 4 ऑप्शन सी। 34 में बात कर रहा है आपको क्रक्स का, ठीक है, क्रक्स का बात कर रहा है। जल्दी से देखते हैं पैराग्राफ। Aristocratic government ruins itself by limiting too narrowly the circle within which power is confined. ठीक है। Oligarchic government ruins itself by incautious scramble for immediate wealth. अच्छा ठीक है। But even democracy ruins itself by excess of democracy. Its basic principle is equal right of all to hold office and determine the public policy. This is at first glance a delightful arrangement. It becomes disastrous because people are not properly equipped by education to select the best ruler and wisest courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. Such a democracy is tyranny or autocracy, ऐसा प्लेटो साहब का कहना था, ठीक है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ से आप क्या क्रक्स निकाल सकते हो, तो ह्यूमन सोसाइटी एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली नहीं ना, मतलब ये तो छोटा सा बात हो गया ना कि ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, ये सारा कुछ का बात हुआ है, लेकिन ये बात थोड़ी मतलब यहाँ देखो बेस्ट यही रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या पैसे से, एकदम नहीं। दूसरा, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू डेटेरिएट बाई एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल, ये बात सही लग रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी दूसरा देखेंगे। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर्स अ परफेक्ट, फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। कहाँ से आप बोल पाओगे, ठीक है। अगर मान लो एजुकेशन है बट साथ ही साथ करप्शन है तो क्या, ठीक, तो फिर कहाँ से सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, फंक्शनल डेमोक्रेसी आएगा, ठीक। बात को समझो, सिर्फ वही बात नहीं है, ये मतलब एक पहलू है ना कि यहाँ पे लोग पढ़े हुए नहीं है, नॉट इक्विप्ड बाय एजुकेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट रूलर एंड द वाइसेस्ट कोर्सेज। उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड दे आर रिपीटिंग द मतलब what their rulers are pleased to tell them, ठीक है। तो ये एक पहलू है, लेकिन अगर इसका बात करें तो ये पूरे पैराग्राफ का बात कर रहा है ना, कि जैसे यहाँ पे देखो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपने मतलब अपना जो उसका हमने बेसिक आइडिया है उसके कारण ही। ओलिगार्किक गवर्नमेंट भी वही सेम, डेमोक्रेसी भी एक्सेस होने के चक्कर में क्या कर रहा है, खुद को बर्बाद कर रहा है। तो दिस इज द मेन। अब आपको एक जगह आपने एजुकेशन पढ़ लिया, अब आपका दिमाग चलेगा कि नहीं 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 ये तो वही बात कर रहा है, तो एकदम वो बात नहीं कर रहा है। हैविंग अ गवर्नमेंट इज नेसेसरी एबल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो फालतू बात हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी। फिर आता है पैसेज 41 क्वेश्चन नंबर, सेंट्रल आइडिया है ना, मेन आइडिया पूछ रहा है, कौन से वो ऑप्शन से आपको देखने को मिल रहा है। सो नथिंग कैन एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट, nothing can exist in natural state which can be called good or bad by common assent. Nothing can exist in natural state which can be called good or bad by common assent, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अच्छा या बुरा बोल सकते हो, कॉमन एसेंट, सारे लोग मिलके। सिंस एवरी मैन हु इज इन नेचुरल स्टेट consults only his own advantage and determines what is good or bad according to his own fancy and insofar as he has regard for his own advantage alone and hold himself responsible to no one save himself by any law and hold himself responsible to no one save himself by any law. Therefore sin cannot be conceived in a natural state but only in civil state
where is which is decreed by common consent what is good or bad, and each one holds himself responsible to the state, and therefore sin cannot be conceived in a natural state but only in a अच्छा, ये जो सही गलत वाला बात है ना, ये सिर्फ नेचुरल स्टेट में आप कंसीव कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि नेचुरल स्टेट में सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदा का सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिविल स्टेट में कॉमन कंसेंट का बात हो रहा है, एंड वहाँ पे कॉमन कंसेंट के थ्रू गुड एंड बैड को डिटरमाइन किया गया है, एंड ईच वन होल्ड्स रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट, ये बात कह रहा है, ठीक है। तो एक नेचुरल स्टेट एक सिविल स्टेट का बात कर रहा है। मेन आइडिया क्या है वो देखो, द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग exist due to formation of state, सही बात है, सही लग रहा है अभी तक। unless a ruling authority decides as to what is right and wrong, no man would be morally right, फालतू का स्टेटमेंट है। man is inherently moral and selfish in natural state, एक सेंस में तो सही लग रहा है। the idea of what is right और wrong इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पेसिस, फालतू का बात है। अब देखो ये सी, अब ऑब्वियसली सी एंड ए में डाउट था, सी भी क्यों गलत है, मतलब वो एक बार गलती से पढ़ लिए थे, इमोरल को मॉरल समझ रहे थे दिमाग में, इसीलिए गलत लग रहा था। देखो, मैन इज इनहेरेंटली इमोरल, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? नेचुरल स्टेट में जरूरी नहीं है ना कि मैन इमोरल ही हो, ठीक है, एंड सेल्फिश हो। सेल्फिश होगा ये तो चलो पैसेज से कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन इमोरल, ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बचता क्या है ये, अब आप ये पैसेज तो पढ़ चुके हैं, आपको एक आइडिया लग चुका है। अब आप देखो कि ये चीज़ आपका बन रहा है क्या, द कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेट फॉर्म हुआ। नेचुरल स्टेट में क्या हो रहा था कि नथिंग कैन एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट विच कैन बी कॉल्ड गुड एंड बैड, जबकि सिविल स्टेट में देयरफॉर सिन कैन नॉट बी कंसीव्ड इन नेचुरल स्टेट बट ओनली इन अ सिविल स्टेट, ठीक है। उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया 41 का ए, दैट इज कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। 42 कह रहा है इम्प्लीकेशन बताने, ठीक है, दैट कैन बी डेराइव फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव, तो 42 ठीक है। नाउ कुछ बड़ा सा पैसेज है, पढ़ते हैं। In the immediate future, we will see the increasing commodification of many new technology. Immediate future में हम लोग देखेंगे increasing commodification of बहुत सारे new technology का, जैसे artificial intelligence, robotics, 3D manufacturing, custom made biological and pharmaceutical products, lethal autonomous weapon, driverless cars. This will pose conundrum. The moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and swerving and damaging the car has often been debated. The answer is both simple, save the human life, and complex. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर दोनों है, सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। सेव द ह्यूमन लाइफ, सिंपल ये है कि ह्यूमन लाइफ को सेव करना है। एट विच एंगल शुड द कार स्वर्व, अच्छा ये स्वर्व मैंने कौन से डायरेक्शन में कार को मोड़ना है, ठीक है। तो एट विच एंगल शुड द कार स्वर्व, जस्ट एनफ टू सेव द जे वॉकर or more than enough? If the driverless car is in Dublin, who would take the decision, the Irish government or the car's original code writer in California or a software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced? If different national jurisdictions have different fine print on prioritizing a human life, how will it affect the insurance and investment decision including transnational ones? सिंपल सा बात है, पूरे पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जो नया नया टेक्नोलॉजी है उसका कैसे कमोडिफिकेशन हो रहा है। फिर ड्राइवरलेस कार का एग्जांपल लेके बताया गया कि मान लो एक रोड पे आदमी चल रहा है, तो आदमी क्या करेगा, वो ड्राइवरलेस कार जो है वो जो रोड पे आदमी चल रहा है, जे वॉकर है, उसको मतलब ठोक देगा, या फिर वो मतलब अपना गाड़ी मोड़ लेगा दूसरे डायरेक्शन में। अगर वो मोड़ेगा भी तो कितने डायरेक्शन, मतलब कितने एंगल से मोड़ेगा, ठीक। अगर मान लो कुछ होता है तो उस केस में डिसीजन कौन लेगा, ठीक। जो कार, ठीक है, ड्राइवरलेस कार जो डबलिन में है वो, ठीक है, या फिर आयरिश गवर्नमेंट जो कि ओरिजिनल, ठीक है, मतलब मिला जुला के बात इतना सा है कि डिसीजन कौन लेगा, जहाँ कार चल रहा है वहाँ पे मतलब जो कार का ओनर है वो लेगा, या कार जो मैन्युफैक्चर किया है वो लेगा, या फिर जो कार का कोड लिखा है इंडिया में बैठ के उस पर, मैंने कौन से आदमी पे केस चलेगा, केस मुकदमा, यही कुछ तो मतलब लमसम बात कर रहा है इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल, प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ये ध्यान रखना है आपको, दैट कैन बी डेराइव फ्रॉम द पैसेज। Too much globalization is not best interest of any country,
कहीं भी मतलब ग्लोबलाइजेशन को गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है क्या? एकदम नहीं ना, टेक्नोलॉजी का बात हो रहा था। तो वन गलत एंड वन गलत, उस हिसाब से आंसर तो मिल गया। ठीक है, आंसर मिल गया, बस यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। लेकिन फिर भी बात को समझो, समझना यह है कि ठीक है, ये मतलब ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन को तो कहीं से मतलब गलत वलत नहीं ठहरा रहा था, टेक्नोलॉजी के कोमोडिफिकेशन को गलत ठहराया जा रहा था ना पैसेज में, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उस हिसाब से मेरा 2 सही है, 3 सही है, 5 सही है, तो 2 ये गलत हो गया। 2 सही है, 3 सही है, 5 सही है। एक बार पढ़ते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। हाँ ठीक है, ये बात तो हमको समझ में भी आ रहा है। ठीक, दूसरा, इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ स्टेट। सही बात है। एंड क्यों? क्योंकि देखो ना, किसका जुरिस्डिक्शन होगा ये नहीं पता चल रहा है, इकोनॉमिक बॉर्डर को ब्लर कर रहा है। ठीक, यहाँ का आदमी बनाया है, यहाँ आदमी खरीदा है, यहाँ का आदमी बैठ के उसका कोड तैयार कर रहा है, या मेंटेनेंस यहाँ का आदमी कर रहा है, तो किसका जुरिस्डिक्शन होगा ये सारा कुछ। Geopolitics will have to reconcile to many ambiguities and uncertainties, obviously ना, क्योंकि जब इस तरीके का चीज हो रहा है, मल्टीपल जुरिस्डिक्शन का कुछ तो बात आ रहा है, तो उस वक्त में जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंसाइल, है ना, मतलब उनको बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस तरीके का अगर कुछ मैटर होगा तो कौन क्या कर रहा है, एंड हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन या प्रैक्टिकल असर, इम्प्लीकेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में ये तो देखने को मिलेगा कि इनको ये मतलब कुछ तो करना पड़ेगा आगे में। ठीक है, तो 2 3 5 मेरा इस लॉजिक से सही चल रहा है। वो हम कहाँ कैसे पहुंचे थे आंसर, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट 1 जो था वो स्टेटमेंट 1 मेरा गलत था। 4 भी गलत है। कैसे? पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। ये तो फालतू, ये तो और मतलब बकवास से स्टेटमेंट है। एंड अगर ये भी काटते हम लोग तो देखो यहाँ 4, यहाँ 4 एंड यहाँ 4, फिर से हम मतलब आंसर को आराम से पहुंच जाते। एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर बड़ा पैसेज है तो उसका आंसर और आराम से निकल सकता है, एंड हर क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के थ्रू आंसर फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसके थ्रू आंसर फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद ये एक कुछ तो पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन। सजेशन कुछ तो मांग रहा है, एंड वो भी लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। The resolution of bankruptcy case of Indian banks under the Insolvency and Bankruptcy Code should help bring non-performing asset situation under some control। ठीक है, तो bankruptcy case का जो resolution है under IBC code वो non-performing asset situation को control में लाएगा। Despite the slow pace of resolution by National Company Law Tribunal, the code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycle. The recapitalization of public sector bank too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. But bad debt resolution and recapitalization are only part of solution, as they by themselves can do little to rein in reckless lending that has pushed the Indian banking system to its current sorry state। क्या बोल रहा है कि बट बैड डेट रिजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन ओनली पार्ट ऑफ बड़ा सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ जो है ना वो बहुत छोटा काम करेंगे टू रेन इन रेकलेस लैंडिंग। अच्छा, प्रॉब्लम किससे आ रहा था? रेकलेस लैंडिंग, बिना जांच पड़ताल के पैसा लोन वगैरह दिया जा रहा था उसके कारण, एंड बिना जांच पड़ताल के जो पैसा रेकलेस लैंडिंग हुआ उसी के कारण आज जो स्टेट है वो सॉरी स्टेट इसी के कारण है। Unless there are systemic reforms that address the problems of unsustainable lending, future credit cycle will continue to stress the banking system। अब पूछ रहा था सजेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, lending by banks should be closely monitored and regulated by central government। फालतू बात है ये। ठीक, आप मतलब कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये आंसर हो सकता है तो आप रुको, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रेगुलेट करेगा। ठीक है, बैंक किसको मतलब लेंड कर रहा है पैसा, किसको दे रहा है, ये रेगुलेट मॉनिटर सेंट्रल बैंक करेगा। आपको सही लग रहा है ये चीज़? अगर लग रहा है तो आप इस पर रुको। इंटरेस्ट रेट शुड बी केप्ट लो सो एज टू इंड्यूस बैंक टू लेंड मोर एंड प्रमोट क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर बाई बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मतलब कैसे, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ये चीज़? ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि कि इंटरेस्ट रेट कम हो, इंटरेस्ट रेट कम कर मतलब कम हो, ये तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। लेकिन मान लो सिचुएशन उल्टा है, तब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर ये आपका डिसीजन नहीं है। मर्जर ऑफ मेनी बैंक्स इनटू फ्यू लार्ज बैंक्स अलोन इन इट्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू मेक देम वायबल एंड प्रिवेंट देयर बैड
परफॉर्मेंस, अच्छा ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन रुको, इसमें भी सिर्फ एक तरफा बात हो रहा है। इंटर बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर बैड लोन प्रॉब्लम्स। इसमें ये ऑप्शन में तो बहुत सारा कुछ आ गया ना, जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का बात कर रहे हो तो इसमें तो बहुत सारा कुछ आ गया, मर्जर से लेके और भी सारा कुछ कुछ आ गया। तो ऑब्वियसली ये मेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है इन कंपैरिजन टू ये सारा कुछ। एंड ये लेंडिंग को बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, मॉनिटर करे, ये कहीं से सही नहीं है, ठीक है। तो 43 आंसर डी। क्यों डी? क्योंकि डी जो है वो मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर तैयार कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बता रहा है। एंड इसमें क्या बोला है? बेस्ट मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल सजेशन। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे सिर्फ एक कुछ मर्जर का बात कर रहे हो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करने का बात कर रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं ये सब मॉनिटर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेंडिंग। आप एक एक चीज़, लेकिन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें आप सारा कुछ मतलब डायरेक्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये वर्ड लिख के आप सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिए, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्ट द कोरोलरी टू द पैसेज गिवन अबव। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44, देखते हैं। इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी is to enhance the economic welfare of the people, and any one wing of such macro policy, monetary or fiscal, cannot independently work without the active support of the another. इंडिया में द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टू एनहांस इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड एनी वन विंग, जैसे मैक्रो एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी जैसे मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। अच्छा मतलब मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इंडिपेंडेंटली काम करके एक्टिव सपोर्ट नहीं दे सकता है ना, वर्क विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द अनदर, ठीक है। तो दोनों को मिलके काम करना है, मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी, तभी किसका इकोनॉमिक वेलफेयर हो सकता है, पीपल का, यही बात है। अब इससे आप क्या कोरोलरी, इसका मतलब है कि ये जो आप पढ़ रहे हो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला बात ये कह रहा है कि द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात हमको समझ में आ रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी, एंड यही तो बात कर रहा है ना। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी तो सही लग रहा है। अब देखते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली। यहाँ तो सिर्फ फिर गवर्नमेंट आ गया, फालतू बात। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल with the socialist policy of the government। ये कहाँ से आप कंक्लूजन निकाल रहे हो? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे चला गया, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का बात हो रहा है ना, तो सीधा सा बात है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन? सेंट्रल बैंक बनाएगा, है ना। तो सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसी बनाता है, ठीक है बात। तो आंसर 44 का ए। अब आता है 45, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है। 45 नहीं, क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है। जल्दी से पैराग्राफ पढ़ते हैं। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड एंड MIT, डिस्पाइट हैविंग द लग्जरी ऑफ हैविंग सम ट्रूली एक्सेलेंट टीचर्स ऑन देयर पेरोल, आर इंक्रीजिंगली एम्ब्रेसिंग द फ्लिप्ड क्लासरूम फॉर्मेट, जहाँ पे स्टूडेंट लिसन टू द वीडियो लेक्चर एट होम एंड स्पेंड क्लास टाइमिंग अप्लाइंग देयर नॉलेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम, डिस्कसिंग एग्जाम्पल। ये फ्लिप्ड क्लासरूम अच्छा वर्ड है। So professor guide that discussion and fill in whenever necessary, explaining those bits that seem to be eluding the student and throwing in advance ideas that happen to be topical, ठीक है। These university have made their video lecture available free for anyone in the world, and they are also encouraging colleges and university all over the world to integrate these online courses in their own pedagogy, picking the pieces that are appropriate for their needs and building a package around them। Okay, so central idea क्या है? central idea है कि efficacy of university would be better in online mode of conducting classroom tuition compared to conventional method। ये बात कर रहा है क्या? सीधा सीधी क्या बात बता रहा था यहाँ पे? यहाँ बता रहा है कि फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट चलता है ये बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में, लाइक हार्वर्ड, MIT। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि बच्चे लोग घर में बैठ के ऑनलाइन देख ले रहे हैं जो भी क्लास वगैरह है उनके प्रोफेसर्स का, फिर उसके हिसाब से वो जो पढ़ा रहे हैं, अब उस चीज़ को अप्लाई वाले मोड में वो लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? तो क्लासरूम में कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर उनको गाइड कर रहा है, ठीक। अब ये जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं तो वो सारा कुछ मतलब क्या है? फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। एंड वही बात बोल रहा है ना कि कॉलेज वगैरह को इनकरेज करना चाहिए कि ये लोग ये सारे वीडियो को इंटीग्रेट करें अपने कोर्सेज में, अपने पेडागॉजी में, ठीक है। ये कहीं तो बात हो रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लासरूम मतलब जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं, एकदम नहीं।
अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर एंड चीपर विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट। देखते हैं, अभी लगेगा कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है, अभी रुको। वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड येट डेवलप बेटर ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल। अरे नहीं भाई, देखो, ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चा सीख लिया, ठीक है, घर में बैठ के, अब वो बच्चा यहाँ पे आ रहा है कॉलेज में, तो उसको वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके क्या कर रहा है, यही जो उसने यहाँ पे सीखा उसको यहाँ अप्लाई कर रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से बिल्ड हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट मच, एकदम फालतू बात है। प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन एज वेल एज कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड थ्राइव वेल। फालतू बात है कि नहीं है, खुद से सोचो। अब ये स्टेटमेंट पे आते हैं, ये स्टेटमेंट क्यों सही है, सोचो। अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है, यूनिवर्सिटी इज अबाउट हायर एजुकेशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर एंड चीपर विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। अब क्या किया जा सकता है, अब जो मतलब बच्चे क्या करें, यहाँ पे भी मतलब घर में बैठ के ये सारा कुछ सीख ले एंड अप्लाई करने के लिए वो बच्चे कॉलेज जाएं, कॉलेज में वो बच्चे वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें, एंड इस हिसाब से क्या होगा, बहुत सारा मतलब जो फालतू का मतलब जगह जहाँ खर्च हो रहा है वो सब खर्च को कट डाउन करके चीपर बनाया जा सकता है एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर एंड चीपर विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट। सो हमारा आंसर होगा 51 का बी, ठीक है, क्लियर है। 52 यहाँ पे इन्फरेंस पूछ रहा है, एंड वो भी मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। देखते हैं क्या कह रहा है कि आवर सिटीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आवर सिटीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ population and poor infrastructure. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed the system to address the climate change impact. Population density तो बढ़ रहा है, लेकिन we have not developed system, ठीक है। Our cities contribute to 65% of the GDP, but there are not enough facility to cater to the needs of the people. It is important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solution. We need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the need of the people. यहाँ तक सही है, ठीक है। अब लॉजिकल इन्फरेंस क्या है, आर सी टी नीड टू हैव अ वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी। बताओ, ये कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का बात कर रहा है, सफिशिएंट ऑटोनॉमी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, उसको सफिशिएंट ऑटोनॉमी मिले, उसके कारण मिल भी जाएगा तो भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को ना एड्रेस करना है, एंड वो तो एड्रेस नहीं हो रहा है अभी, ठीक। तो ये तो फालतू सा स्टेटमेंट हो गया। ever increasing population density is hindrance in our efforts to achieve sustainable development. अरे भाई, बात कुछ और ही बोल रहा है, ठीक है। बात यहाँ पे बोल रहा है कि हमने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना बनाया है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ये सब का बात कहाँ हो रहा है, ठीक। टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटी वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन। देखते हैं, public private partnership mode of development is viable long term solution for infrastructure and sustainability problem of India. बात को देखो, ये स्टेटमेंट आपको नॉर्मल जनरल सिनेरियो में आपको सही लग सकता है, लेकिन इस पैसेज के हिसाब में कहीं भी बात नहीं हुआ है। बात किसका बात हुआ है कि हमको अपने सिटी को उस तरीके से डेवलप करना है, वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन, है ना। देखो कहाँ, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, देखो, हमारा सिटी 65% दे रहा है जीडीपी को, लेकिन मतलब बहुत सारा फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे पीपल की नीड को पूरा किया जा सके। एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ये सारा कुछ प्रॉब्लम है दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाइंग द सस्टेनेबल सोल्यूशन, ठीक है। मतलब अच्छा एनवायरनमेंट जरूरी है, ट्रांसपोर्ट जरूरी है, उसके हिसाब से ना मतलब सस्टेनेबल सोल्यूशन मिलेगा। वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स, ये सारा कुछ बात हो रहा है। अब आप ये स्टेटमेंट पढ़ो, टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटी वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन। जैसे आप ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाओ, आप एयर क्वालिटी को कम करो, है ना, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको एड्रेस करो, है ना। तो ये सारा कुछ करने से आप क्या कर सकते हो, अपने सिटी को मेंटेन, अपने सिटी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन सी पे हम लोग कैसे पहुंचे, क्योंकि हम लोग बाकी सारे ऑप्शंस को कट किए, है ना, इसके हिसाब से, मतलब उसके थ्रू हम लोग ऑप्शन सी पे पहुंचे, एंड यही बेस्ट तरीका भी है।
एक सेंस में अगर मान लो आंसर बी लगता भी है, ठीक है, फिर भी आप बी एंड सी में आप किसको चूज करोगे? आप ये देखो, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड बता रहा है, ठीक है, ताकि क्या बोल रहा है कि टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटी वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वाला इसमें मतलब हिसाब किताब है। एंड एक बात आप ये भी समझो, जब कभी भी आपको मतलब ऑप्शन दिखे, जो हम लोग देखो सीधा बात है, एक लाइन में समझो बात को। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, एंड वो भी यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से कर रहे हैं। अब हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि यूपीएससी ये क्वेश्चन का ये आंसर क्यों दे रहा है, ये हमको समझना है। पहले हम लोग अपने हिसाब से मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं, एंड उसके बाद यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर के हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक, हर आंसर पे आप कुछ तो मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि अच्छा छोटा छोटा बात अगर है, एंड कहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव बात, एक स्टेटमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उस बात को एड्रेस करना है, ठीक है, उस बात को मतलब वही मेरा स्टेटमेंट सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके का ना अपने दिमाग में कुछ तो मतलब बनाओ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी वो हिंड्रेंस है इन आवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कोई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉल्यूशन किसी का बात नहीं किया है। यहाँ क्या बोल रहा है? सिंपल, टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटी वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन। ठीक, वैसे ही एक सेकेंड, ये देखो कहाँ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में आंसर क्या था हमारा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर बैड लोन प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बात कर रहा था? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने का बात कर रहा था, यहाँ इंटरेस्ट रेट को कम करने का बात किया जा रहा था, यहाँ मर्जर पे बात हो रहा था। लेकिन आप जैसे इस पॉइंट पे आते हो तो ये डी पे है ना, तो दिस डी पॉइंट में ये सारा इनकॉर्पोरेटेड है। तो खुद से सोचो आपको कौन सा आंसर हमेशा चुनना है जो थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव हो, बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव आंसर हो, जिसमें और भी सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, एंड इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि अभी जैसे काम करो, कोई भी एक है, आप इनसाइट आईएएस हो गया, आईएएस बाबा हो गया, विजन आईएएस हो गया, कोई भी एक साल का आप मतलब 2023 का ही बोलो तो आप सीसैट का पेपर निकालो, ठीक है, एंड उनके हिसाब से सोल्यूशन देखो कि वो लोग क्या टिक कर रहे हैं, एंड यूपीएससी के हिसाब से सोल्यूशन देखो। वो लोग जो अपना सोल्यूशन बता रहे हैं ना, मान लो जैसे कि उसका सोल्यूशन मान लो ये बताते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये अगर बताते हैं वो लोग, तो इस पे ना वो लोग मतलब पूरा एक्सप्लेन भी कर दे रहा है कि वाई वी आर टेकिंग दिस एज अ सोल्यूशन एंड वाई वी आर नॉट टेकिंग दिस एज अ सोल्यूशन। ठीक, मान लो विजन आईएएस ये वाला सोल्यूशन बता रहा है, तो वो इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा है कि यही क्यों सही है, ये तीनों मतलब सही क्यों नहीं है। लेकिन आप बात को समझो, आप तो सेटिस्फाइड हो जाओगे ना कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा बात बोल रहा है तो ऐसा बात बोल रहा है, लेकिन यूपीएससी तो आंसर इसको दे रहा है ना, ठीक है, एंड फिर आप इसको मतलब कैसे समझोगे कि यही सही है? तो हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग कुछ बात हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि हम लोग को वो ऑप्शन की तरफ जाना है ना जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप वो मतलब अगर आपको डाउट भी लग रहा है कि अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, जो यूपीएससी का आंसर है, ठीक, उसके हिसाब से आप सोचो कि यही क्यों हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या हो रहा है, दो ऑप्शन के बीच में हम लोग एकदम क्लोजली हम लोग को लग रहा है, तो वहाँ पे ठीक है ना, कोई भी एक्सपर्ट बैठा हुआ नहीं है, आप वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन यूपीएससी इसको आंसर बता रहा है, तो ठीक है, आप थोड़ा सा इस पे सोचने का प्रयास करो कि फिर भी ये दोनों में इसको क्यों सोचा, आप ये सोचो। ठीक है, अभी तो आपके पास यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर है, अभी आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो आप खुद से मतलब ये चीज़ तो सोच ही सकते हो ना। एंड एक बार ये जैसे वीडियो सीरीज़ खत्म होगा, हम भी मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन एंड सोल्यूशन डाल देंगे एक जगह आपके लिए, ठीक है। तो आप खुद से भी वो चीज़ सोचो ना कि मतलब क्यों यही वाला पर्टिकुलर आंसर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्ञानबाजी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो 52 हो गया था हमारा, अब आता है 61। इसमें भी कुछ अजम्पशन का बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग अ वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग? कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड being a welfare state for long? Why cannot mass welfare be left entirely to the market? There is a built-in tension between market and democracy. Market do not work on a one person one vote principle as democracy do. What one gets out of the marketplace depends on one's endowments, skills, purchasing power, and forces of demand and supply. Market reward individual initiative and skill, and many also lift many
sorry. Market reward individual initiative and skill and may also lift many from the bottom rungs of the society. But some people never get opportunity to develop a skill that market demands, and they are simply too poor and too handicapped, or skill formation takes too long. So by creating jobs, market may be able to help even unskilled people, but capitalism has always witnessed burst of unemployment. ये भी बात सही है एक सेंस में. अब आप कौन सा assumption इसमें मतलब मान सकते हो, ठीक है. तो with reference to the above passage, following assumption have been made. कौन कौन सा assumption वो देखो. मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन मार्केट फोर्सेस टू एनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट. कहाँ लिखा हुआ है बताओ, कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे तो मतलब एक तरफ डेमोक्रेसी और एक तरफ मार्केट का बात कर रहा है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट तो कहीं भी स्टेटमेंट मतलब नहीं है. दूसरा, मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू बी इफेक्टिव. ये भी स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ था बताओ आप? कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा है ताकि डेमोक्रेसी जो है वो सस्टेन कर जाए, वो इफेक्टिव रहे? एकदम नहीं. तो 1 गलत, यहाँ 1 है ये नहीं होगा, 2 गलत ये नहीं होगा, 1 2 यहाँ ये नहीं होगा. बचता है मेरे पास 3. अब 3 पे हम लोग देखते हैं, ये तो ऑप्शन के हिसाब से हो गया, एलिमिनेशन के हिसाब से. 3 देखते हैं. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. ये एक सेंस में सही है. क्यों सही है? क्यों एजम्पशन ये वैलिड है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा था कि मार्केट रिवॉर्ड करता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड स्किल एंड मे ऑल्सो लिफ्ट मेनी बॉटम रंग्स ऑफ द सोसाइटी, बट सम पीपल नेवर गेट अपॉर्चुनिटी ना, ठीक है. वैसे डिमांड, वैसे मार्केट में जो स्किल्स जिसको चाहिए वो लोग बहुत पुअर हैं, बहुत हैंडीकैप्ड हैं, एंड स्किल फॉर्मेशन में बहुत समय लग सकता है, ठीक है. तो अब ऑब्वियसली उस समय किसका रोल आएगा मार्केट में? तो गवर्नमेंट प्रोग्राम का रोल आएगा. तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इस हिसाब से अजम्पशन सिर्फ 3 होगा. फिर से बोल रहे हैं कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारा आंसर बी 3 होगा, क्योंकि जो आंसर नहीं होगा पहले उसको तो काट के हटा दो, ठीक है. तो उस हिसाब से आंसर क्या था? बी 3 ओनली. 62 देखते हैं. तो सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, ठीक है. ओके, सो in our school we teach our children all that is there to know about physics, maths, history and what have you. But do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country, about the specter of famine that stalks large parts of our land, about gender sensitivity and about the possibility of atheism as a choice, etc.? Equally important, do we teach them to ask questions, or do we teach them only to passively receive our wisdom? From the cocooned world of school, suddenly adolescent find himself herself in unfettered world of university. He is swept up in a turmoil of ideas, influence, ideologies. For someone who has been discouraged from asking question and forming an opinion, this transition can be painful. क्यों? क्योंकि अब तक हम सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे थे, एक तरफा पढ़ाई हो रहा था, उसको ना क्वेश्चन करने बता रहे थे या और भी सारा कुछ उसको नहीं पता चल रहा था. अब जब वो अचानक से जब मतलब रियलिटी में जाता है तब तो उसको मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है ना. एंड फॉर समवन हु हैज़ बीन डिस्करेज फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, क्यों फॉर्मिंग एन ओपिनियन से क्यों उसको डिस्करेज किया जा रहा था? क्यों? क्योंकि हम लोग एक तरफा उस बच्चे पे अपना नॉलेज थोपे जा रहे थे, ठीक है. तो जब उसको मतलब रियल वर्ल्ड से जब उसका सामना होगा तो उस समय उसको ट्रांजिशन करना बहुत पेनफुल होगा. तो सेंट्रल आइडिया क्या है? स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपैटिबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. फालतू बात. एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स डज गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स. एकदम फालतू बात. कहीं बात हो रहा है इसका? नहीं. क्या बात हो रहा था? लाइफ में उसको जो भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है उस पर बात हो रहा था ना. प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम. बेटर सिटीजन का क्या मतलब है? यहाँ तो क्वेश्चंस और ये सब का बात हो रहा था ना कि उसको क्वेश्चन पूछना है ना. उसको लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका बात हो रहा है, क्योंकि एक तरफा नॉलेज दिया जा रहा है एंड रियल लाइफ में उसको कुछ और प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है. सो to be a better citizen, the present world order demands societal and life coping skills in addition to academic content. ये बात ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. अब देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला हिसाब किताब यहाँ भी लग रहा है, ठीक है. तो एक सिटीजन बेटर सिटीजन बनने के लिए प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल.
ठीक है, कि जीवन में वो किस तरीके से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। तो एकेडमिक कंटेंट के साथ साथ ये सारा कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो आंसर डी 62। अब बात करते हैं 71। यहाँ पे बेस्ट सम अप मतलब वही कि कौन सा आपको इसमें से जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो कौन सा स्टेटमेंट ऊपर वाले को मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा है, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में बता रहा है। पढ़ते हैं। Medieval merchants received hazards of Silk Road to reach the market of China. Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge than for golds and spices. Historically, the driver for opening frontiers have always been the search for resources. Science and curiosity are weaker drivers, and the only way to open up space, whether the space of solar system or interstellar space, is to create an economic engine, and that engine is resource extraction. तो सिंपल सा बात है, नॉलेज या फिर आप बात कर लो किसका, साइंस, या बात कर लो क्यूरियोसिटी, सब फालतू का बात है। जहाँ रिसोर्स दिख रहा है लोग वहाँ पे मतलब पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो रिसोर्स से बस यही इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ रिसोर्स मतलब जैसे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना है तो स्पेस पे लोग पहुंच जाएंगे, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना था तो लोग मतलब अलग अलग नए जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे गोल्ड स्पाइसेस के लिए, ना कि नॉलेज के लिए। लेस फॉर नॉलेज, मोर फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस, ठीक है। हिस्टोरिकली ड्राइवर फॉर ओपनिंग फ्रंटियर हैज ऑलवेज बिन सर्च फॉर रिसोर्सेज, एंड साइंस एंड क्यूरियोसिटी ये सब वीकर ड्राइवर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ तो पैसेज कह रहा है। अब समसअप कौन सा स्टेटमेंट समसअप कर रहा है, इसको अच्छे तरीके से समराइज कर रहा है। सो वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर एनी ह्यूमन एंडेवर, एक सेंस में तो सही लग रहा है। स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी। ये तो एक तरफा बात हो गया ना, मतलब एक पूरा पैराग्राफ में एक छोटा सा कहीं स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को बोल रहा है कि पूरा समअप कर रहा है। कहाँ से समअप कर रहा है ये स्टेटमेंट? एकदम नहीं। ये हो सकता है लेकिन अभी रुके हुए हम लोग। ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर द न्यू फ्रंटियर प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यही चीज़ तो हम लोग समझे, ठीक है। वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मेन, नहीं भाई। तो मेरा ए एंड सी में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन है? सी है। तो सी के साथ हम लोग का आंसर मतलब सी होगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मोर आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। एंड पूरे पैसेज से हमको यही पता चल रहा है कि अब उसको कहीं भी इकोनॉमिक कंसिडरेशन से वो कुछ भी एक्सप्लोर कर लेगा, कोई नए कंट्री को एक्सप्लोर कर लेगा, नया वर्ल्ड खोज लेगा, ठीक है। गोल्ड स्पाइसेस मिल रहा था ना, वैसे ही स्पेस एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 71 का सी, ठीक है। नाउ 72 क्या कह रहा है यहाँ पे? द आइडिया विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशन इज द मोस्ट पीपल वुड अग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज, वो गलत है। तो ज़्यादा लोग ऐसा मानेंगे, अग्री करेंगे, दैट टेलिंग जानबूझ के झूठ बोलना वो गलत है, एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन, एक्सेप्ट in certain special situation where more harm will be done by telling the truth। अच्छा, एक्सेप्ट वो सिचुएशन में जहाँ ज़्यादा हार्म हो जाएगा सच बोलने से, ठीक है। तो मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज इज रॉन्ग एक्सेप्ट इन सर्टन सिचुएशन, सर्टन स्पेशल सिचुएशन जहाँ पे मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रुथ। इवन द मोस्ट ट्रूथफुल people probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies। Their use of words contain some measures of falsehood and more or less deliberate। हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में? द आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशन इज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, अच्छा दो स्टेटमेंट, दो मतलब सेंटेंस है, एक यहाँ से एक यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैसेज का बात कर रहा है। द मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज इज गलत एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन जहाँ पे ज़्यादा हार्म हो जाएगा, है ना, बाई टेलिंग द ट्रुथ, सच बोलने से ज़्यादा हार्म हो जाएगा। तो एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज ये नहीं, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रुथ, डिसएग्रीमेंट है अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ। हाँ देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही बोल रहा है कि परहैप्स सर्टेन स्पेशल सिचुएशन जहाँ पे हार्म हो जाएगा, ज़्यादा मतलब हानि हो जाएगा सच बोलने से, ठीक है। इस बात पे डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ, ये बात हमको पता चल रहा है। एंड दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, जब मतलब पूछा था 2021 में तो ये टफेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। जब मतलब
जिस साल एग्जाम हुआ था उस साल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर ये दे रहे थे, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ये आंसर था। एंड फिर लोगों ने समझाया कि नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट परहैप्स वो सिचुएशन जहाँ पे सच बोलने से, एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टन स्पेशल सिचुएशन जहाँ ज़्यादा हार्म हो जाएगा सच बोलने से। ठीक है, ये बात यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए आंसर जो है वो आंसर डी होगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर ये बता रहे थे, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ऑफिशियल आंसर 72 का डी है। ठीक है, नाउ which one of the following habit is found more often in good people? Mixing up true and false, intentional mixing up truth with false, falsification of facts, complete concealment of truth। तो नहीं, इसका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज फाउंड इन मोर ओफन इन गुड पीपल। तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है सेकेंड पार्ट में कि इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबेबली टेल एज मेनी tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies. Their use of words contains some measure of falsehood and more or less deliberate, मतलब कम ज़्यादा करके, मतलब जानबूझ के ही वो करते हैं ये काम। ठीक है, तो जानबूझ के कर रहे, इसका मतलब क्या है कि इंटेंशनल मिक्सिंग है ना ट्रुथ का विथ फॉल्स के साथ, एंड दिस इज अबाउट गुड पीपल। तो इसका आंसर होगा 73 का बी। ये तो फिर भी ठीक है, दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट 2021 का सी सेट पेपर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद वी विल सी 2020 का जो भी सी सेट पेपर है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।